नोएडा में रेमडेसिविर मिल नहीं रहा और इनके जो परिजन हैं वो इस वक्त जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उस जंग में एक कारगर हथियार है रेमडेसिविर। तो क्या बोल रहे कि वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है या नहीं है, या है तो देंगे नहीं? मेरा वेंटिलेटर के लिए हम अपने के लिए आ रखा है 50 के, हम हमारा मना कर दिया डीएम हमारे लिए आ रहा है, लेकिन हम लोग का अपने का टेंशन, हम लोग का टेंशन हम इलेक्शन ड्यूटी में रहता तो कहा था कि हम लोग देखेंगे, ये सब बेकार की बात सारे वापस दे दिए सारे। क्या बोला पेपर देते समय उन लोगों ने? बोले कि नहीं है, नहीं देंगे, नहीं होगा। अरे हमने कहा चलो कल आ जाए, कैसे करें, नहीं ये भी आधा काम हुआ। तो ये नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं और कितना परेशान है मरीज के तीमारदार। एक इंजेक्शन के लिए इतनी जद्दोजहद जो हो रही है और तकरीबन पूरे देश में जहां पर भी संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं वहां की ये तस्वीर बहुत कॉमन है। इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं तीमारदार। ये देखिए नोएडा में सीएमओ साहब का पैर पकड़ा जा रहा है कि सीएमओ साहब, आप जिले के स्वास्थ्य महकमे के सबसे बड़े अधिकारी हैं, रेमडेसिविर का इंतज़ाम कर दीजिए और अगर वो रेमडेसिविर मिल जाएगा तो इनके जो परिजन इस वक्त अस्पताल में हैं उनकी जान बच जाएगी। लगातार मिन्नतें हो रही है, लगातार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन रेमडेसिविर मिल नहीं रही। आखिरकार रेमडेसिविर जो सरकार की ओर से आवंटित किया जा रहा है वो जा कहां रहा है? आखिरकार ये जो काला बाजारी करने वाले हैं उन तक क्यों नहीं सरकार और प्रशासन का हाथ पहुंच रहा है? काला बाजारी करने वाले एक एक रेमडेसिविर जो 2500-3000 का रेमडेसिविर है वो 30,000 40,000 की कीमत में बेच रहे हैं और आम लोग परेशान हो रहे हैं। ये देखिए दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर है, ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये तड़प है एक इंजेक्शन की, क्योंकि ये जो महिलाएं हाथ जोड़कर पैर पकड़ रही हैं सीएमओ साहब की, उनकी बस यही मिन्नत है कि एक इंजेक्शन अगर मिल जाएगा तो इनके परिजन की जान बोला बच जाएगी। पेपर देते समय और उम्मीद की किरण जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी पर ही आकर टिकती है कि अगर जिले का जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी है उनके दरबार से भी, उनके दर से भी अगर ये खाली हाथ लौट जाएंगे तो क्या बोल रहे कि वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है या नहीं है, या है? बहुत दुखी है। इलेक्शन ड्यूटी में रहता तो कहा था कि हम लोग देखेंगे, ये सब बेकार की बात देखिए पेपर के लिए बहुत दुखी है। इलेक्शन ड्यूटी में रहता तो कहा था कि हम लोग देखेंगे, ये सब बेकार की बात देखिए पेपर के लिए। निशांत शर्मा इस वक्त मेरे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। निशांत, काफी ये ऐसी तस्वीर है जिसको कोई चाहेगा नहीं देखने को, लेकिन मजबूरी है कि हम ये देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आखिरकार रेमडेसिविर नोएडा में जा कहां रहा है? देखिए सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन स्वास्थ्य विभाग को भेज रही है, वहीं सीएमओ दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, हम लगातार मरीजों को दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरीके से तीमारदार जो हैं, जो मरीज के तीमारदार हैं, वो किस तरीके से फरियाद लगा रहे हैं, पैर छू रहे हैं और साफ तौर पर मांग रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की, क्योंकि उनका मरीज जो जिंदगी और मौत से इस वक्त अस्पताल में लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार जो अस्पताल है वो पर्चा जो बनाकर भेज रहे हैं, रेमडेसिविर का पर्चा भेज रहे हैं अपना लिखकर कि इंजेक्शन लाइए। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरीके से इंजेक्शन का पर्चा लिखकर दिया जा रहा है और उसके बाद तीमारदार जो है वो सीएमओ साहब के पास जाते हैं मांगने, गुहार लगाते हैं, जबकि कहा जा रहा है कि इंजेक्शन खुद सरकार द्वारा भेजे गए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जा कहां रहा है, कहां भेजा जा रहा है? सीएमओ जो दावे कर रहे हैं
कि इंजेक्शन हम दे रहे हैं, लेकिन दिया कहाँ जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं, कहीं ना कहीं सवाल है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पैर छू रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो भी पैर छू रही हैं और वो कह रही हैं कि हमें इंजेक्शन दे दीजिए। लेकिन साफ तौर पर तड़पती हुई तस्वीरें लगातार, कल भी एक तस्वीरें ऐसी आई थी जिसमें एक मरीज की मौत हो गई थी, इंजेक्शन न लगने की वजह से मौत हो गई थी। 4 दिन से वो लगातार जंग लड़ रहा था। नहीं, ये तो बिल्कुल जो बात है, मैं ये समझना चाहता हूं कि नोएडा के सबसे बड़े अधिकारी के दरबार कहिए, दर कहिए, वहां तक ये लोग पहुंच रहे हैं और एक तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं एक इंजेक्शन के लिए। सीएमओ साहब कहते हैं कि उनके पास इंजेक्शन है, फिर अगर इंजेक्शन है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा? पहली चीज। दूसरी बात कि जो लोग इस दौरान कालाबाजारी कर रहे हैं, इसको दबा कर बैठे हैं इंजेक्शन को, उन पर क्या कुछ कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो सरकार इंजेक्शन भेज रही है और सीएमओ के पास भी स्टॉक है इंजेक्शन का। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि हम इंजेक्शन लगातार जो मरीजों को दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तीमारदार जो मरीजों के परिजन हैं वो लगातार इंजेक्शन मांगने के लिए वो सीएमओ ऑफिस आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीएमओ सेक्टर 39 नोएडा जो ऑफिस है उस पर फरियादी जो काफी संख्या में वहां पर खड़े हैं, खुद उनको इंजेक्शन जो डॉक्टर ने लिख के भी दिया है उसके बाद मांग भी कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर सीएमओ ने उन्हें धमका दिया, उन्हें भगा दिया, उनसे कहा कि अब दोबारा आओगे तो तुम्हें जेल भी भेज देंगे, जेल तक की धमकी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से सरकार पहुंचा रही है, लेकिन इंजेक्शन जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? क्योंकि गंभीर मामला है। और चलिए, रेमडेसिविर को लेकर ये जद्दोजहद आप देखिए, आपको पीड़ा होगी इस तस्वीर को देखने के बाद, लेकिन हमारी मजबूरी है कि तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री योगी ने आज कोरोना को लेकर बैठक की है। टीम 11 के साथ उनकी ये बैठक आज हुई है जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने तमाम अफसरों को यह निर्देश दिया है कि सभी डीएम अपने अपने जिलों में सेक्टर सिस्टम को लागू करें। यह सुनिश्चित हो कि जो जरूरतमंद मरीज हो उसको बेड मिले। ऑक्सीजन ऑडिट का काम भी तेजी से किया जाए ताकि जो कालाबाजारी ऑक्सीजन की हो रही है उस पर अंकुश लगे। इसके साथ ही वैक्सीन का वेस्टेज ना हो, इसको लेकर भी विशेष तौर पर कार्य योजना बनाई जाए। तो आज जो टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है उसके कुछ अहम जो पहलू आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि बेड आवंटन और डिस्चार्ज पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाए। इसके साथ ही शासनादेश का उल्लंघन हुआ तो डीएम और सीएमओ की जिम्मेदारी तय होगी। ऑक्सीजन ऑडिट का काम तेजी से किया जाए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर बड़ी मारामारी चल रही, कालाबाजारी भी ऑक्सीजन की हो रही है। सीएचसी पर छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लगाने का निर्देश मुख्यमंत्री के स्तर पर दिया गया है। इसके अलावा जो वैक्सीन है वो किसी तरीके से बर्बाद ना हो, खराब ना हो, इसको लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए और टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जो क्षमता है उसको दोगुना किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और बेहतर किए जाने की जरूरत है और इस पर मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर आज बल दिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के जो मामले हैं उसमें कमी दर्ज की गई है। आज प्रदेश में 32,993 नए केस सामने आए हैं और ये लगातार तीसरा दिन है जब डाउनफॉल देखा जा रहा है। जो मामले हैं संक्रमण के वो घट रहे हैं, हालांकि संख्या जो घटने की वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक राहत की बात है कि डाउनफॉल थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन नज़र आने लगी है। आज प्रदेश में 30,398 मरीज ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तक कोरोना के एक्टिव केस की अगर बात करें तो इसकी संख्या 3,06,458 है। कोरोना टेस्टिंग के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग किए गए हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार सरकार के स्तर पर टेस्टिंग हो रही है और उसने जरूर नंबर 1 का पोजीशन दिया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी काफ़ी अहम हो जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आज मुख्यमंत्री ने जिस पर विशेष तौर पर जोर दिया है कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग इसकी गति को दोगुना किया जाए। यानी अगर
एक दिन में आज अगर 1 से 1.5 लाख के करीब टेस्टिंग हो रही है तो इसकी संख्या को डबल किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ चुके हैं और गुलशन सैफी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एसके वाजपेयी, मैं आपका ही रुख करूंगा। बहुत छोटा ही पैमाना है, लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। आंकड़ा छोटा है, लेकिन यही छोटा आंकड़ा हमें ये उम्मीद दे रहा है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में अगर आगे बढ़ेंगे तो हम उस फासले को धीरे धीरे और बड़ा करता जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ में और पूरे यूपी के अगर हम आंकड़े पर जाएंगे, क्योंकि लखनऊ पूरे यूपी में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या है, लेकिन अगर हम पूरे यूपी के आंकड़ों को देखेंगे तो 30,000 लोग जो है स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इसमें बड़े पैमाने पर लोग होम क्वारंटीन में भी थे, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी थे, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती थे, लेकिन अब वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो जरूर राहत भरी बात है। अगर हम 3 दिन के आंकड़ों को देखेंगे तो ये आंकड़ा जहां 22,000 हुआ, 25,000 हुआ, 27,000 हुआ और 30,000, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा ये बढ़ रहा है। और वहीं अगर हम संक्रमितों के जो नए संक्रमित आ रहे हैं उस आंकड़े पर नजर डालेंगे पिछले 4 दिनों में, तो ये आंकड़ा 38,000 था, 37,000 हुआ, उसके बाद 35 हुआ, फिर 34 हुआ और कहीं ना कहीं 33। तो लगातार वो आंकड़ा भी घट रहा है। तो हम देखें तो जो संक्रमण है उसका आंकड़ा घट रहा है और जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनका आंकड़ा लगातार पिछले अगर हम 3-4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वो बढ़ रहा है। निश्चित है कि अब लोगों के अंदर भी अवेयरनेस है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस और साथ ही साथ लोगों की जो चीजें वायरल हो रही हैं अब वो उन लोगों को भी पता चल रही हैं, जो घर में हैं या कहीं पर हैं, जो लापरवाही बरत रहे थे उनको भी पता चल रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि अब लोग कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। जहां पहले बहुत सारे लोग इसको हल्के में ले रहे थे, इतना संक्रमण होने के बावजूद लोग नहीं मान रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी अब दिखने लगी हैं। व्यापारियों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं लगातार। राजधानी लखनऊ में अगर हम देखेंगे तो चाहे वो सर्राफा हो या फिर कपड़ों का बाजार हो या दूसरे बाजार हो, मेडिकल बाजार हो, जो जहां बड़े पैमाने पर भीड़ लगती थी, व्यापारियों ने स्वतः उसको अपने लॉकडाउन कर लिया है, वो बंद कर लिए हैं और लगातार उसको बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख दिया। तो ये सब बड़ी वजह है कि जिससे आप कहीं ना कहीं जो भीड़ लग रही थी वो भीड़ अब कम हो रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी है। एसके वाजपेयी, इसमें जो आपने जिक्र किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आम लोग भी अपनी भागीदारी को समझ रहे हैं। आम लोगों ने इस बात को समझा है कि जब तक हम अपने एंड से सरकार को या सिस्टम को, प्रशासन को अपना सहयोग नहीं देंगे तब तक शायद कोई भी लॉकडाउन लगा दिया जाए, कुछ भी सख्ती कर दी जाए, ये आंकड़े कम नहीं होंगे। लोगों की सहभागिता, लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो लखनऊ की कोई ऐसी गली नहीं बची है जहां पर कोई संक्रमित ना हो। तो अब ये चीजें लोगों की ध्यान में है, लोग देख रहे हैं हालात क्या हैं, तो कहीं ना कहीं अब बचाव की जो स्थितियां हैं वो थोड़ा तेज हुई हैं, लोग खुद ही जागरूक हुए हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कहीं भीड़ ना लगाएं, बिना मास्क के ना निकलें। हालांकि सरकार की तरफ से सख्ती लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, सरकार लगातार सख्ती कर रही है, लेकिन बड़ी बात यही है उसका पालन लोगों को करना है। तो कहीं ना कहीं अब लोग भी उन चीजों को पालन कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, मार्केट में कहीं बड़े पैमाने पर लोग नहीं आ रहे हैं, बिना मास्क के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है जिससे कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आंकड़ा छोटा ही सही लेकिन कम जरूर हो रहा है, जो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी बात है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चाहे अस्पतालों की बात हो, उनको सख्त निर्देश हुए हैं कि उनको भर्ती किया जाए, अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है तो प्राइवेट में भेजा जाए। आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार उनका फ्री में इलाज कराएगी, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वो लगातार की जाए। उसके लिए मॉनिटरिंग और साथ ही साथ में ऑडिट जो है काम दे दिया गया है, उनका भी ऑडिट और मॉनिटरिंग कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हम कहें कि बेपटरी हुई थी वो जरूर धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर अगर ये सारी चीजें चलती रही तो निश्चित है कि कोरोना को मात देने में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश दोबारा सफल होगा। ठीक है एसके वाजपेयी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। आनंद गायकवाड़ मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। आनंद, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? क्या पिछले 24 घंटों में जो आंकड़े हम पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे थे कि कम से कम मुंबई में आंकड़े धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहे थे, कम हो रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में क्या वो मोमेंटम शुरू हुआ अभी?
पिछले 24 घंटे मुंबई के लिए काफी राहत भरे रहे हैं। जो आंकड़ा हमने 10 और 12 हजार के करीब देखा था वो अभी 3-4 हजार तक आके रुक गया। लेकिन मौतों की संख्या जो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में पूना, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती, नासिक ये जो बड़े शहर है यहाँ पे अभी भी कोरोना का तांडव मचा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी कोलाहल होती दिखाई दे रही है। लेकिन ये एक तरफ है तो दूसरी तरफ प्रशासन अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है कि कोरोना को कंट्रोल करने का। और महाराष्ट्र के जो राहत और पुनर्वास मंत्री है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने कहा है कि 1 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। ऐसी अभी महाराष्ट्र में स्थिति बनी हुई है। चलिए, ये जो आप बता रहे हैं कि मुंबई में तो चलिए हम पिछले 2-3 दिनों से 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि मामले कम हो रहे हैं, बाकी जो महाराष्ट्र का हिस्सा है वहां पर ये आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे? क्या वहां लोगों का सहयोग, सपोर्ट प्रशासन को नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल सही। अगर लोग ये कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे तो संक्रमण बढ़ेगा ही नहीं। लोग बिना वजह घरों से निकल रहे हैं, प्रशासन भी उतनी सख्ती करता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसके चलते ये कोरोना संक्रमण उर्वरित महाराष्ट्र में, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने अभी खुद प्रशासन या सरकार होके ही काम करना चाहिए, घरों में ही रुकना चाहिए, बिना वजह बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी मर्यादाएं है, वो तो बढ़ नहीं सकती है इतने तुरंत। तो लोगों ने ही एहतियात अगर बरते तो ये कोरोना का संक्रमण तेजी से जो बढ़ रहा है, ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये काफी गंभीर माना जाता है। तो इसके देखते हुए लोगों ने अगर घर में ही रुकना पसंद किया तो आने वाले कुछ घंटों में ही ये कोरोना का संक्रमण रुक सकता है। ऐसी स्थिति अब महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थिति यह है कि जो आनंद बता रहे हैं कि मुंबई में तो राहत की ज़रूर बात है, लेकिन महाराष्ट्र के जो बाकी दूसरे बड़े शहर हैं, दूसरे हिस्से हैं, वहाँ पर स्थिति लगातार ख़राब हो रही है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आम लोगों का जो सहयोग है वो दिख नहीं रहा है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से आंकड़े ज़रूर कम आ रहे हैं। एस.के. वाजपेयी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एस.के. वाजपेयी, इसमें एक बड़ा रोल, क्योंकि आपने बताया कि आम लोगों का सहयोग मिल रहा है, लखनऊ जो राजधानी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है। इस चीज़ को संभवतः उत्तर प्रदेश के लोग अब समझ रहे हैं। हालांकि एक डर ज़रूर इसमें बना हुआ है, क्योंकि पंचायत चुनाव अभी संपन्न होंगे, तो उसके बाद स्थिति थोड़ी ग्रामीण इलाकों में क्या खराब हो सकती है, उसको लेकर कुछ तैयारी की जा रही है। क्योंकि शहरी इलाकों में चलिए स्थिति अब थोड़ी बहुत बेहतर होती दिख रही है। बिल्कुल, अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वो करीब 59 ऐसे जिले हैं जहां पर चुनाव कराए जा चुके हैं और ये चुनाव ग्रामीण स्तर पर हुए हैं। तो अब वहां पर संक्रमण की स्थिति क्या है? क्योंकि कोरोना की सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत उसका संक्रमण पता नहीं चलता है, 7 से 14 दिन तक इसके सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि 26 तारीख जो कल ही थी और भी चुनाव संपन्न हुए तीसरे चरण के, जो दूसरे चरण में चुनाव थे, कहीं ना कहीं उसके बाद ग्रामीण इलाकों से भी ये खबरें आई कि बड़े पैमाने पर संक्रमित निकले हैं। हालांकि 29 तारीख को चौथे और अंतिम चरण का उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो निश्चित है कि ये परेशानी भरे जरूर होंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जब भी कोई मतदान होता है तो चाहे व्यवस्थाएं कुछ भी हों, लेकिन जो लोगों की भीड़ है वो अमूमन लगती ही है। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर है। अब देखना ये होगा कि जब इन चारों चरणों के चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद बिहार क्षेत्र की स्थितियां क्या है। क्योंकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वो पिछले 19 को लखनऊ में चुनाव था और उसके बाद जो लखनऊ का आंकड़ा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा था। अगर उस आंकड़े पर आप नजर डालेंगे तो 5,000, 5,500 और 5600, 5800 प्रतिदिन के हिसाब से 19 तारीख को लखनऊ में चुनाव था। तो निश्चित है कि आंकड़ा पंचायत चुनावों से बढ़ा जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंकड़े बढ़े हैं वो मरीज सीधे कोशिश करते हैं अपने जो शहर का अस्पताल है, मतलब लखनऊ का है या किसी भी जिले का है, वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा बेहतर इलाज उनको मिल सके। यही एक बड़ी वजह है कि अस्पतालों पर एक भीड़ बड़ी पैमाने पर आई थी जो कहीं ना कहीं अब कम होती दिख रही है। हालांकि अब चूंकि चौथे और अंतिम चरण का चुनाव जिन जिलों में होना है, जिसमें 17 जिले शामिल हैं, उनमें जरूर प्रशासन को मैं सोचता हूं कि जरूर वो सावधानी बरतें, क्योंकि जो अभी तक आंकड़े हैं पिछले 3 चरणों में, तो निश्चित है कि कोरोना कहीं ना कहीं इन चरणों में जरूर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। जी ठीक है, एस.के. वाजपेयी आप मेरे साथ बनी रहिएगा। गुलशन सैफी दिल्ली से हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। गुलशन, दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हो पा रही। और इस बात को हम इस तरीके से समझें कि मुख्यमंत्री ये कहने को मजबूर हो गए
कि 500 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल का हम जब अनाउंस करते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर बेड फुल हो जाते हैं। तो ये स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली में संक्रमण का जो दर है वो कम नहीं हो रहा। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या लॉकडाउन का लोग पालन नहीं कर रहे जिसकी वजह से चेन टूट नहीं रहा, और चेन टूट नहीं रहा इसलिए संक्रमण का दर कम नहीं हो रहा? सर्वराज, बिल्कुल अहम सवाल है। ऐसे में अगर हम दिल्ली की स्थिति पर नजर डालें तो पहले क्या होता था कि जो कोरोना पॉजिटिव घर में क्वारंटीन होते थे, लेकिन आज क्या है कि जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है उसके घर वाले ऑक्सीजन के लिए लाइनों में लग रहे हैं, उसके घर वाले दवाइयों के लिए लाइनों में लग रहे हैं। स्थिति इस तरह से है। और रही कर अब हमने पिछले 4 दिनों से लगातार 5 में से न्यूज़ वन इंडिया प्रमुखता से दिखाता रहा है कि किस तरह पुलिस सुस्त नजर आई और जो लोग थे वो भी खुद से नहीं मान रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि दिल्ली की जनता ये समझने को तैयार नहीं कि प्रशासन या पुलिस ही सख्ती करे तभी हम कर्फ्यू का पालन करें। लेकिन राहत की बात यह है कि इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर हम बीते 5 दिन पहले के आंकड़े देखें, 28,638 मामले थे और वो घटकर अब 22,201 रह गए। तो चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन फॉल डाउन तो आ रहा है। अब दिल्ली की जनता को समझना होगा कि अगर हमें कोरोना को काबू में करना है तो कर्फ्यू जैसे नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। वहीं प्रशासन को भी थोड़ी चुस्ती दिखानी होगी। नहीं गुलशन, दिल्ली के जो लोगों, क्योंकि मैं पर्सनल नोट पे बताऊं तो मैं दिल्ली पिछले 2-3 महीनों से नहीं गया, लेकिन अब जितने भी जो मेरे दोस्त हैं, ऑफिस के लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, दूसरे जो हमारे कलीग्स हैं उनसे बात होती है, एक बड़ी कॉमन सी बात है, दिल्ली की हो या फिर दिल्ली से सटे इलाके नोएडा गाजियाबाद की बात करें, कि ये पिछले बार जिस तरीके का लॉकडाउन हुआ था वैसी बात नहीं है और उसके आसपास भी बात नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही, यही अंतर मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार अगर किसी को कोरोना होता था तो बाकायदा एम्बुलेंस आती थी, पीपी किट पहनी जाती थी, उसको अस्पताल ले जाया जाता था, बाकी के लोगों को क्वारंटीन किया जाता था। लेकिन अब स्थिति आप देखिए कि एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसके परिवार वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए या दवाइयों के लिए इधर उधर जाए। चलिए, ये तो स्थिति है दिल्ली की। हालांकि एक गुलशन ने बड़ी अहम बात कही है कि पिछले 4-5 दिनों के कंपेयर करें तो आंकड़े जरूर कुछ कम हुए हैं। उत्साहजनक नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो छोटा सा गैप है वो धीरे धीरे बड़ा हो और संक्रमण का जो चेन है वो टूटे। एस.के. वाजपेयी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद मेरे साथ जुड़े थे मुंबई से। आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कोरोना के आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रिकवर होने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है और धीरे धीरे जो सबसे ज्यादा संक्रमित शहर थे वहां से एक राहत भरी खबर आ रही है कि धीरे धीरे संक्रमण का जो दर है बहुत माइनर है, कम हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे और ज्यादा बढ़े। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।